Now we will study about the law of flotation. चीजें तैरती कैसे हैं उनका कानून पढ़ेंगे। और ये सबसे पहले हमें आर्चिमिडीज ने बताया। ये एक फिलोसोफर हैं जो तकरीबन 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में हुआ करते थे, जो एम्पायर यूनान की कहलाई जाती है। उसमें ये उसी दौर में थे जब पाइथागोरस और अरस्तु हुआ करते थे। जिस इलाके से इनका ताल्लुक है उसका नाम सायरकूस है, जो कि अब सिसिली में पाया जाता है, इटली में। इनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि ये लफ्ज यूरेका कहाँ से आया। उन्होंने जब शोर मचाना शुरू किया था तो बोला था यूरेका यूरेका, यानी उसका मतलब आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। उसकी स्टोरी देखेंगे कि चीजें उससे पता चलती हैं तैरती कैसे हैं। तो सायरकूस में एक बादशाह होता था जिसका नाम हायरो था। उसने ये ऑर्डर दिया कि मेरा नया क्राउन बनाए, ताज बनाए सोने का, और वो प्योर गोल्ड का होना चाहिए। तो जो गोल्ड स्मिथ था उस वक्त वो मिलावट किया करते थे। तो गोल्ड स्मिथ आया, उसने क्राउन दिया और कहा कि ये प्योर गोल्ड का है। अब प्योर गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तकरीबन 19,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, पानी से 19 गुना ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यह भी पता लगाया जा सकता है किसी भी चीज की डेंसिटी की मदद से कि वो प्योर है कि नहीं। जो प्योर गोल्ड नहीं होता उसमें मिक्सिंग होती है डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट मेटल्स की, जैसे कि सिल्वर की सबसे पहले मिक्सिंग हुआ करती थी। तो बादशाह को शक हुआ कि उसके क्राउन में थोड़ा सा सिल्वर मिक्स है, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो उसने अपने साइंटिस्ट फ्रेंड को कहा, मैथमेटिशियन फ्रेंड को कहा, आर्चिमिडीज, कि ये जरा पता लगाओ कि ये प्योर गोल्ड है कि नहीं। तो आर्चिमिडीज ने बहुत सोचा और फिर ये कहानी शुरू हो गई। आर्चिमिडीज नहाने गए हुए थे और उन्होंने सोचा कि ये कैसे मसला हल होगा। तो वो जैसे पानी के टब में बैठे तो सारा पानी बाहर आ गया। उनको ये पता चला जब वो बैठे हैं तो वो सारा पानी बाहर आया है, और ये पानी का वॉल्यूम उनके बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है। जितना पानी वहां से निकला है उसका वॉल्यूम उनको ये अंदाजा हो गया कि वो बराबर है उनके बॉडी के वॉल्यूम के। क्योंकि जैसे आप अगर पानी में हाथ डालें तो कम पानी डिस्प्लेस होता है, उस जगह से कम पानी निकलेगा। लेकिन अगर आप बाथ टब में पूरी अपनी बॉडी डाल दें या 2 हाथ डाल के देखें तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, यानी ज्यादा वॉल्यूम उसमें पड़ जाएगा। तो आर्चिमिडीज ने ये पता लगा लिया कि जितना ज्यादा उसमें वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतनी ज्यादा उस पानी में फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, जिसको अपवर्ड फोर्स कहते हैं, अप थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो मैं गोल्ड का वॉल्यूम निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जोर जोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, यूरेका यूरेका, मतलब आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। और वो बादशाह के पास चले गए। उन्होंने बादशाह से क्राउन लिया और क्राउन को पानी में डाल दिया। पानी का जो वॉल्यूम था वो अब बढ़ गया। उससे उन्हें पता चला कि जो क्राउन का वॉल्यूम कितना है, क्राउन का वॉल्यूम इतना है कि जितना बाद में वॉल्यूम बढ़ा है उसको पहले वॉल्यूम से माइनस कर दें। तो वो जो चेंज आया वॉल्यूम में वो क्राउन का वॉल्यूम है, क्योंकि ऐड किया उसको। क्राउन का वैसे भी वॉल्यूम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि रेगुलर शेप है। फिर इन्होंने क्या किया, उतना ही वॉल्यूम सिक्कों का लिया, गोल्ड कॉइन्स का लिया, या फिर गोल्ड का लिया होगा। और यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका पानी में डिस्प्लेस करवाएंगे जिस भी मेटल का, जिस भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, उस हिस्से में वो वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हो जाएगा। वो जो वॉल्यूम उस जगह पर है, जाहिर सी बात है, वो उठ के ऊपर आ जाएगा। और ये हम वाटर लेवल से भी पता लगा सकते हैं। अगर हमें एरिया पता हो तो हम हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब इन्होंने क्या किया कि गोल्ड को तराजू में रखते हुए उसका वेट निकाल लिया। वॉल्यूम तो उन्होंने उतना ही लिया था, और गोल्ड का जो वेट है वो ज्यादा आना चाहिए। अगर प्योर गोल्ड है तो वेट उसका ज्यादा आएगा, कि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है, उसमें ज्यादा मास आ सकता है। क्राउन का वेट जो है वो हल्का आ गया। अगर ये प्योर गोल्ड का होता क्राउन तो दोनों का बराबर वेट आता, दोनों की डेंसिटीज बराबर होती तो बराबर वॉल्यूम में बराबर वेट आता। तो इस तरह से ये मसला हल हो गया, और इससे हमें एक प्रिंसिपल मिल गया जिसको आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। और ये बाद में लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बना, कि जब भी किसी भी बॉडी को आप पानी में इमर्स करते हैं, या तो पूरा का पूरा या उसको आधा। अब इमर्स करने के लिए भी हमारे पास ये पता लगाया जाएगा, जिसको डेंसिटी के बेस पर पता लगाते हैं,
कि चीजें पूरी की पूरी डूब जाएंगी या तैरेंगी या आधी तैर रही होंगी। तो जब पानी में इसको डुबोया जाता है तो ऑब्जेक्ट्स में एक ऊपर की जानिब फोर्स लगती है जो उसको तैरने देती है। इसको अपवर्ड फोर्स को अप थ्रस्ट भी कहते हैं और बायोंसी फोर्स भी कहते हैं। ये बराबर होती है जो पानी उस जगह से निकला है उसका वेट। यानी अगर आप इसमें कोई एक बॉल डिप करते हैं तो जिस बॉल को डिप करेंगे उतना वेट पानी का उस हिस्से में जो उसका वॉल्यूम होगा वो उसको ऊपर लाने के लिए फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हैं तो उस पानी का वेट उसको ऊपर फोर्स जब लगाता है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। और इस वेट को अब एक्चुअल वेट नहीं कहते हैं, इसको अपेरेंट वेट कहते हैं जो जाहिर हो रहा होता है। और इसी तरह से आप जब मछलियों का शिकार करने चाहते हैं तो पानी में जो मछलियां होती हैं उनका वजन आपको कम महसूस होता है। जब वो पानी से बाहर आ जाती हैं तो वो भारी लगती हैं। ये वजह है कि जो फोर्स है उन पर बॉयंसी फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग रही होती है जो उनका वेट जो है कम करके दिखाती हैं। आपको महसूस होता है कि वेट कम हो गया है। हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप अगर एक ग्लास लें उसमें पानी ऊपर तक टॉप तक भरें और अगर उस ग्लास में एक आप प्रणाली निकाल दें जिसकी मदद से आप पानी दूसरी तरफ दूसरे ग्लास में ले सकते हैं। तो बिल्कुल टॉप तक भरने पर जब उस पर वेट गिराएंगे, जब उस पर ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो उसमें कुछ पानी डिस्प्लेस हो जाएगा और वो पानी उतना डिस्प्लेस होगा जो कि उसके साइज का है, उसके वॉल्यूम का है, या हम ये कहें कि उतने वेट को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना वो हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो उस पानी के वेट से जो उस जगह से डिस्प्लेस किया है। तो हम कहते हैं कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है यानी उसका वॉल्यूम, उसका वेट उसके अपथ्रस्ट के बराबर है। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट बराबर नहीं होता पूरा का पूरा, हम कहते हैं कि इस जगह का जो वॉल्यूम है उसमें जो पानी है, उस हिस्से में जो पानी था, उस पानी का वेट जो यहाँ पर निकल गया है अब इस एक्सपेरिमेंट में, उसका वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स है। उसका वेट जो है उस पानी का जो उस हिस्से में था वो अपथ्रस्ट यानी बायोंसी फोर्स है। इसीलिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ वजन तो होता है चीजों में, लेकिन ये भी डिपेंड करता है डेंसिटीज पर। आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे बायोंसी फोर्स निकाली जाती है। वैसे हमने पिछले लेक्चर में प्रेशर जो निकाला था पानी में, उसी से हमने फोर्स जो निकाली थी वही बायोंसी फोर्स का फॉर्मूला भी बताती है। तो जो अपेरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट माइनस जितना वेट उस पानी में वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है, निकला है, उसके बराबर होता है। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभार जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो हल्का होगा उस पानी के वेट से जो डिस्प्लेस हुआ है। ऐसा कब होता है? जब आपके पास कम डेंस मटेरियल होते हैं। पानी की डेंसिटी आप जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 1000 से कम डेंसिटी होती है, जैसे कि कॉर्क जो पुरानी बोतलों में ढक्कन के बजाय बॉटल्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था, वो कॉर्क कहलाए जाते हैं। तो उनकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम होगी तो मास भी उस लिहाज से कम आएगा वॉल्यूम का, और उस जगह का जो वेट है वो कम होगा। तो ऐसी सूरत में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करता रहेगा। सो हम ये जानते हैं कि प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में लगता है। अगर किसी चीज को डुबोएं उसके लिए भी ये देखा जाता है कि जो डेंसिटी है इट इज इम्पोर्टेंट। अगर पानी में डुबो रहे हैं तो पानी की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए डेंसिटी, अगर उसको इमर्स करना है लिक्विड में। अगर डेंसिटी कम होगी ऑब्जेक्ट की तो वो फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी जो है इट इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद ग्रेविटी भी लग रही होती है तो जिसकी वजह से वेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वेट ही प्रेशर बताता है कि ऊपर वेट जो है वो पानी का कम और नीचे पानी का वेट जो है वो ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए प्रेशर नीचे ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा। अब प्रेशर हर डायरेक्शन में लगेगा, टॉप पर भी लगेगा, बॉटम पर भी लगेगा, साइड्स पर भी लगेगा, लेकिन साइड्स पर जो प्रेशर है उससे फोर्स बैलेंस हो जाती है। लेकिन टॉप पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है और बॉटम में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स जो है बॉटम पर ज्यादा लग रही होती है। और बॉटम की फोर्स को टॉप की फोर्स से अगर माइनस कर दें तो हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स।
क्योंकि वो नीचे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर फोर्स नीचे की डायरेक्शन में। और ये फोर्स जो नेट फोर्स हम निकालते हैं, ये दरअसल उस हिस्से में जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होती है। यही हमें आर्चिमिडीज ने बताया। और ये फोर्स ही हमें जो अप थ्रस्ट फोर्स है, अप थ्रस्ट भी कहते हैं सिंपली, जो अपवर्ड फोर्स है या बायोंसी फोर्स है, उसको ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाती है। तो बायोंसी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड due to which it exerts an upward force on a body or an object which is fully or partially immersed in the fluid is called buoyancy। तो या तो पूरा का पूरा डूब रहा होगा या आधा आधा हो रहा होगा, डिपेंड करता है डेंसिटीज पर। इसके अलावा ग्रेविटी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाए तो तब भी बायोंसी फोर्स ज्यादा हो जाती है, लेकिन अर्थ में तो ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है उस पर भी डिपेंड करता है, पानी का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। अगर ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा पानी का तो हम कहेंगे कि बायोंसी फोर्स ज्यादा है। और यही वजह है कि जो शिप्स होती हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, अंदर से वो खोखली होती हैं। जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसका वेट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बायोंसी फोर्स ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो शिप का वेट होता है उस हिसाब से कम होता है, तभी वो फ्लोट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्टील की कील होती है, उसका अगर वेट निकालें तो वो ज्यादा निकलेगा उस पानी में जो उसको डुबोया जाता है, उस पानी के हिस्से के वॉल्यूम के वेट से, इसीलिए वो कील जो है वो डूब जाता है। तो याद रहे कि बायोंसी फोर्स उस पानी के हिस्से के वॉल्यूम का जो वेट है उसके बराबर है, जिसकी वजह से प्रेशर भी लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, और प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है। और ये हम निकालेंगे अब आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की एनालिटिकल ट्रीटमेंट में, मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्क जो है जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से, तो वो बहुत आराम से तैर रहा होता है। इसी तरह से वुड भी बहुत आराम से फ्लोट कर सकता है। लेकिन अगर आप उतना ही वॉल्यूम स्टील का, सॉलिड स्टील का, खोखला ना हो, अंदर से खाली ना हो जैसे शिप होती है, उसको आप डिप करें पानी में तो वो डूब जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तकरीबन पानी से 13 गुना ज्यादा डेंसिटी होती है, तो वो यानी उसका वेट भी 13 टाइम ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर जान चुके हैं कि जो डेंसिटी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने यहाँ पर ये देखा कि जो कॉर्क है वो बिल्कुल ऊपर लेयर में तैर रहा होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। तकरीबन उसकी डेंसिटी 0.25 टाइम्स होती है पानी की डेंसिटी से, यानी 25% होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर लेयर पे होता है, वो थोड़ा सा डूबा हुआ होता है, यानी पार्शली इमर्स्ड होता है। लेकिन जो वुड है उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर। कुछ वुड ऐसे हैं, कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम भी है, लेकिन नॉर्मली जो वुड होता है उसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तकरीबन 50% ज्यादा होती है। तो इसलिए वो पार्शली इमर्स्ड या फुली इमर्स्ड हो जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो बिल्कुल निचली सतह पर चले जाते हैं डूब के। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो डेंसिटी है और ग्रेविटी है, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से फोर्सेस बनती हैं, बिकॉज प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और हमें यह भी पता चल गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इमर्स करें, डुबोएं, तो जिस हिस्से में वो डूबेगा उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम बायोंसी फोर्स बनाता है, जो कि उसके वेट के बराबर होता है। तो हम ये बायोंसी फोर्स को प्रूफ करेंगे कि वेट के बराबर है कि नहीं। और इसमें ये एग्जांपल ली जाएगी कि एक पानी के कंटेनर में या ग्लास में किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसका एक एरिया है और इसकी एक हाइट है, और हम जानते हैं कि एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकाला जा सकता है। ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, इसकी अपथ्रस्ट, इसकी अपवर्ड फोर्स इस पानी के डिस्प्लेस्ड होने के वेट के बराबर है।
तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका एक एरिया है और ये वेसल है जिसमें पानी फिल किया गया है जिसकी डेंसिटी रो है। अब यहाँ पर हमने पानी नहीं महसूस किया, हमने डेंसिटी को 1000 के बराबर नहीं लिया, हमने कहा है कि कोई भी लिक्विड हो सकता है और सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन में ये a है। यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका कांस्टेंट है। और आप ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा के, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, तो लिक्विड में भी उस एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होगा और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल P से। तो जो टोटल प्रेशर है, हमने पिछले लेक्चर में ये निकाला था कि प्रेशर जो ग्रेविटी की वजह से होता है इट इज रो जी एच। अब जो इस पानी के इस हिस्से में, जो ऊपरी हिस्से में इस सरफेस पर लग रहा होगा प्रेशर, वो अलग होगा और यहां पर निचले हिस्से में यहां पर प्रेशर अलग होगा, इसीलिए यहां पर फोर्स अलग होगी और यहां पर फोर्स अलग होगी, यहां कम होगी और यहां पर ज्यादा होगी। तो ज्यादा जो फोर्स यहाँ पर लग रही होगी ऊपर की डायरेक्शन में, ये कम फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो नेट फोर्स बताएगी ऊपर की डायरेक्शन में लगते हुए अप थ्रस्ट फोर्स। तो जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है ऊपर, यहाँ ऊपर जो डेप्थ है इसको हमने h1 कहा है और नीचे जो डेप्थ है इसको पानी के सरफेस से हमने h2 कहा है। तो यहाँ पर जो वेट पाया जाएगा उस वाटर का जो ऊपर से लग रहा है, उसका प्रेशर रो जी h1 होगा और नीचे जो प्रेशर पाया जा रहा है वो रो जी h2 होगा। तो इसीलिए टोटल प्रेशर यहाँ पर उस एटमॉस्फेयर के साथ भी होगा, यानी रो जी h1 प्लस P। और इसी तरह से टोटल प्रेशर जो नीचे लग रहा होगा उसको P2 कह दिया और वो होगा रो जी h2 प्लस P। तो हम फोर्स निकाल सकते हैं एरिया से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर अगर सिर्फ उस हिस्से में फोर्स निकालनी है जिसमें एटमॉस्फेयर शामिल नहीं है तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया P1A से, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं हुआ और यहाँ पर भी ऐड करके नहीं दिखाया, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होता है जब टोटल की बात करते हैं, जब हमें नेट फोर्स निकालनी होगी। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? जो आपके पास F2 है, बड़ी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, उसको माइनस कर देंगे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है जो, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में वैसे भी नेगेटिव साइन लगता है। तो F2 माइनस F1 हमारे पास बायोन्सी फोर्स होगी। चलिए हम फोर्स निकालते हैं। टोटल फोर्स जो टॉप सरफेस पर लग रही होगी वो प्रेशर इनटू एरिया है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड में जाके मल्टीप्लाई होके फोर्स का फॉर्मूला बना लेगा। तो प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं, पिछली इक्वेशन 1 को, P1 को इसमें पुट कर देते हैं, तो रो जी H1 प्लस P मल्टीप्लाई हो जाएगा A से। और इसी तरह से जो टोटल फोर्स है निचली सतह में, बॉटम सरफेस पर, वो हो जाएगा F2 इक्वल्स टू P2A और P2 की इक्वेशन 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये रो जी H2 प्लस P थी, इसे पुट किया तो A से मल्टीप्लाई होंगे दोनों, रो जी H2A प्लस PA। तो अब हमें दोनों फोर्सेस के बारे में पता चल गया जो कि टोटल फोर्सेस हैं। तो टोटल फोर्स हम जो बॉटम सरफेस में लगेगी उसको माइनस कर देंगे टोटल फोर्स ऑन टॉप सरफेस। तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगी जिसको नेट फोर्स कहेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 है F1 इक्वल्स टू रो जी H1 A प्लस PA और इक्वेशन 4 है F2 इक्वल्स टू रो जी H2 A प्लस PA। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PA दोनों के पास है और यहाँ पर जब इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस का साइन इस पर लगेगा, माइनस इस पर भी, माइनस इस पर भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे PA। तो हमारे पास ये रो जी H2A माइनस रो जी H1A आ गया और इसमें रो जी A कॉमन है तो H2 माइनस H1 बचेगा
और H2 माइनस H1 अगर हम डायग्राम में देखें, ये H2 यहां से लेकर यहां तक है और H1 यहां से लेकर यहां तक डेप्थ है। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो हमें ये यहां से लेकर यहां तक हाइट मिल जाएगी इस सिलेंडर की। ये H2 बड़ा है, इसमें H1 ये वाला हिस्सा निकाल दें तो ये बच जाएगा, और ये जो है दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ H2 माइनस H1 की जगह हम H पुट कर सकते हैं, जो कि हाइट है सिलेंडर की। तो ये हाइट जो है एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है, और एरिया इंटू हाइट हमें पता है वॉल्यूम को कहते हैं। तो इसलिए एक फॉर्मूला आ गया रो जी वी, और ये रो जी वी बराबर है बायोंसी फोर्स के। ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है जो पानी का उस हिस्से से डिस्प्लेस हुआ है। इस हिस्से से जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका पानी का वॉल्यूम है, और पानी की ही डेंसिटी है, और ग्रेविटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हम निकाल सकते हैं कि बायोंसी फोर्स क्या होगी। तो बायोंसी फोर्स उस लिक्विड की होती है, ना कि उस ऑब्जेक्ट की होती है। ऑब्जेक्ट का तो सिर्फ वेट है। अगर ये ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा उस बायोंसी फोर्स से, उस अपवर्ड फोर्स से, तो ये फुली इमर्स्ड होगा। अगर वेट कम होगा तो पार्शली इमर्स्ड होगा, आधा या क्वार्टर इमर्स्ड होगा, थोड़ा सा हिस्सा इमर्स्ड होगा। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। हम ये जानते हैं कि रो इज द डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज फाउंड आउट बाय इट्स डेफिनेशन विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये V और V कैंसिल हो सकते हैं, तो mg आ जाएगा, और mg इज द वेट। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना यहाँ पर वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही वॉल्यूम है उस वाटर का, और जितना वाटर यहाँ पर डिस्प्लेस होगा उसका वेट निकाल लें तो वो बायोंसी फोर्स के बराबर है। दिस इज आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। और यही अपवर्ड फोर्स, जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं, बायोंसी फोर्स भी कहते हैं, ये बनती है ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जाहिर है अपोजिट रिएक्शन होगा ग्रेविटी का, क्योंकि कोई भी चीज मास रखती है उस पर वेट तो लगेगा। सो डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। डेंसिटी हमें बताती है कि चीजें फ्लोट करेंगी कि नहीं। वॉल्यूम हमें पता चल जाए तो हम वेट निकाल सकते हैं, और ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स होगी। यहाँ पर हम सबमरीन की एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सबमरीन में एक ऐसा शेल बनाया जाता है उसके गिर्द, ये इसका इंटरनल पार्ट है जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। उसके गिर्द जो है एक शेल बनाया जाता है जिसमें पानी भरा भी जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर जब पानी निकाला हुआ होता है तो इसका वॉल्यूम तो उतना ही है जो पानी का डिस्प्लेस होगा, लेकिन इसका वेट कम हो जाता है। तो जब मास कम हो जाता है उस वॉल्यूम के हिसाब से तो इसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन जब इसमें पानी फिल कर देते हैं तो ये अपना मास बढ़ाता जाता है, उस वॉल्यूम के लिहाज से उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, और वो पानी में सबमर्ज हो जाता है। इसीलिए इसको सबमरीन कहते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर फ्लोटेशन। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी उस लिक्विड से तो इट विल सिंक, वो डूब जाएगा। So when an object floats on a liquid, the buoyancy force that acts on the object is equal to the weight of the object. तो जब भी कोई चीज तैर रही होती है तो उसके वेट के बराबर बायोंसी फोर्स होनी चाहिए। ये हमें लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताता है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल तो चीजों के डूबने के लिए भी है और तैरने के लिए भी है। इट इज फॉर बोथ फ्लोटेशन
एंड सिंकिंग। लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन सिर्फ बताता है कि अगर चीजें तैर रही होंगी तो उसमें जो बायोंसी फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, वो वेट के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए जो शिप्स बनाई जाती हैं उनका वेट ऐसा रखा जाता है जो कि पानी के उस वॉल्यूम के वेट के बराबर होता है या उससे कम होता है, ताकि वो तैर सकें, पार्शली इमर्स्ड हों, फ्लोट कर रही हों। तो यहाँ पर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन चीजें कैसे तैरती हैं वो खत्म हो गया। बस ये आखिरी एक टॉपिक है जिसको मैंने शुरू में आपको वैसे बता दिया था, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जाता है इसके बारे में। और आपके 2021 में जो एग्जाम होने उसमें भी आना है ये सवाल, आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है कि मैटर जो है वो बना है छोटे छोटे पार्टिकल से जिनको एटम्स या मॉलिक्यूल्स में शुमार करते हैं। अब हमने ये जाना था कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। लिक्विड्स में थोड़े लूज हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल अलग नहीं होते, और गैसेस में लूज इतने होते हैं, इतने सेपरेटेड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो इसलिए इनको कंप्रेस करना भी आसान होता है। ये वही शेप ऑक्यूपाई करते हैं और वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, साइज उतना ही बनाते हैं जो कंटेनर का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, या तो वाइब्रेट कर रहे होंगे जैसे कि सॉलिड है, या उसमें ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन होगी, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इनकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, जो भी चीज मोशन में होती है उनकी वेलोसिटी होती है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में फोर्स लगाते हैं, जितनी ज्यादा उनके डिस्टेंसेस होंगे उतनी कम फोर्स होगी। यानी सॉलिड्स में डिस्टेंसेस बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए उनकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है। थोड़े से लूज हो जाते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाती है लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट तो हो रहे होते हैं, इसलिए उनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। लेकिन जो गैसेज हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत सेपरेटेड होते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, जिसका लफ्ज आपने काफी दफा सुना होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस का जब निकालते हैं, जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना ज्यादा चीजें गर्म हैं और कितनी ज्यादा चीजें ठंडी हैं। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, ज्यादा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि जब आप किसी भी बर्फ को पिघलाते हैं, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका लिक्विड बन जाता है, वाटर बन जाता है, उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं कॉम्पैक्ट हुए हुए वो लूज हो जाते हैं। और जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस टेम्परेचर को ले जाते हैं तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है, वाइब्रेट और ज्यादा करते हैं और बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन की तरफ चले जाते हैं और सीधे सीधे मूवमेंट कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही हमने पढ़ा है ½ mv², जिसमें मास है m और v वेलोसिटी को कहते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।